फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किए हैं, उसमें हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पहला चैप्टर्स देखे थे। तो पहला चैप्टर से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संरचना क्या होती है, उन पर आवेश क्या होते हैं और उनका आकार कैसा होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों को अब उस चैप्टर से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी क्रम में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री का है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन से संबंधित है, जिसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके दौरान कुछ नए पदार्थ बनते हैं, कुछ जो है उसके विपरीत नए पदार्थ नहीं बनते हैं। इस आधार पर जो नए पदार्थ बनने और ना बनने की जो क्रिया होती है उसको हम दो वर्गों में बांट देते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं बर्फ़ का गलना। बर्फ़ जैसे ठोस रूप में रहता है, वो जब पिघल जाता है तो पानी के रूप में आ जाता है। फिर पुनः उसको हम अगर फ्रीज़र वगैरह में रख दें तो फिर वो पुनः बर्फ़ का रूप ले लेता है। तो भौतिक परिवर्तन में होता है कि उससे कोई नया पदार्थ बनते तो हैं लेकिन फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे जल का भाप बनना। जल का भाप बन गया, अगर हम उसको किसी बर्तन पे देखते हैं, पानी को उबालते हैं तो ऊपर बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है। फिर वो कुछ टाइम के बाद फिर वो उसको बाष्पीन विधि द्वारा उसको धीरे धीरे टपक टपक के वो पानी वापस उसी रूप में आ जाता है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये भौतिक परिवर्तन में होता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें नए पदार्थ बन जाते हैं। उसमें जो परिवर्तन होता है उससे नए पदार्थ बन जाते हैं। जैसे कि भोजन का पकना। भोजन जब पक जाता है तो फिर पुनः उसको प्रारंभिक अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं। कागज़ का जलना। कागज़ को जलाने के बाद भी हम पुनः कागज़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लोहे पे जंग लगना। अगर लोहे पे जंग लग गया तो उसका धीरे धीरे क्षरण हो जाएगा, उसको पुनः शुद्ध रूप में नहीं ला सकते हैं। तो ये सारे परिवर्तन जो होते हैं ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण, तो भौतिक परिवर्तन अभी मैंने बताया जिसमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और जिसमें जो होता है इस पर कारक को हटा लेने पर पुनः अपने अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। सेकंड है मोमबत्ती का जलना। थर्ड है दूध से दही का बनना। फोर्थ है पानी में चीनी का घुलना। तो आपको बताना है इनमें से कौन से हैं जो भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया होती है जिनके द्वारा कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में ही आ जाते हैं। और यह जो क्रिया होती है वो अस्थायी और उत्क्रमणीय क्रिया होती है। उत्क्रमणीय क्रिया जो होती है मतलब कि उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, उसको चेंज करके फिर पुनः उसी अवस्था में हम ला सकते हैं। जैसे हम चीनी और पानी का घोल बनाते हैं। चीनी और पानी का घोल बनाते हैं। पानी का घोल बनाते हैं, उसके बाद यदि हम उसको पका दें तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और चीनी नीचे बच जाएगा। तो फिर ना हम अगर हम इसको चीनी और घोल का बना दे तो ये विलयन के रूप में हो जाएगा, लेकिन फिर पुनः हम इसका चीनी और पानी अलग कर सकते हैं। तो यही जैसे क्रिया जो होती है ये भौतिक परिवर्तन कहलाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना जो होता है ये भौतिक परिवर्तन है। पहला देखते हैं, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। तो यदि हम हवा में चांदी के बर्तन को रख देते हैं तो वो वायुमंडल से क्रिया करके उस पर उस काला काला परत आ जाता है। तो क्या उसका हम फिर से पुनः सही अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं? उसका क्षरण स्टार्ट हो जाता है, उसको हम पुनः सही अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड है मोमबत्ती का जलना। यदि हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो पिघल पिघल के गिर जाते हैं, तो क्या पुनः हम उस मोमबत्ती के रूप में प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो मोमबत्ती एक बार जल जाएगा तो फिर पुनः उसका हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आपका ये भी नहीं होगा। थर्ड है दूध से दही का बनना। दूध अगर फट जाता है उससे हम दही बना देते हैं, तो दही से पुनः हम दूध नहीं बना सकते हैं। तो आपका ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फोर्थ है पानी में चीनी का घुलना। ये आपका राइट है। चीनी में अगर हम पानी में यदि हम चीनी को घोल देते हैं और फिर उसको हम भाप बना के पानी को उड़ा लेते हैं तो चीनी नीचे बच जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ये तीनों जो प्रक्रिया है ये रासायनिक प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में बदलना या परिवर्तन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, सेकंड है भौतिक, तीसरा है रासायनिक, फोर्थ है जैविक। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया।
तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या ऑप्शन है। तो जल का वाष्प में जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। जल का जो वाष्प में परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वह कारक होता है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अगर हम कारक को हटा लेते हैं तो पुनः अपनी वास्तविक रूप धारण कर लेता है। और जल का वाष्प का जो बनना होता है ये भौतिक परिवर्तन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। सेकंड है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। थर्ड है सानी हुई मिट्टियों का सूखने पर भंगुर हो जाना। फोर्थ है नमक का पानी में घुलना। तो आपको बताना इनमें से कौन सी क्रिया है जो रासायनिक क्रिया है। तो रासायनिक क्रिया क्या होती है। रासायनिक क्रिया जो होती है इसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाते हैं, और यह जो प्रक्रिया होती है यह अस्थायी होती है और अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि चीनी से पानी प्राप्त करें, पानी से चीनी प्राप्त करें, ये सारी घटना हम नहीं कर सकते हैं इसमें। और तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका देखिए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना है। प्रिज्म से जब हम गुजारेंगे तो ये प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, लेकिन प्रिज्म हटा लेंगे तो फिर किरण अपने हिसाब से ही चलने लगेगी, तो ये आपका नहीं हो सकता। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये आपका हो सकता है, क्योंकि सब्जी पहले कच्ची अवस्था में होती है, उसको जब हम पका देते हैं तो क्या पुनः उसे कच्ची अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आपका यही हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। थर्ड है सानी हुई मिट्टी पर सूखने पर भंगुर पड़ जाना। जो सानी हुई मिट्टी मतलब जो पानी मिला के मिक्स कर दिया जाता है उसके बाद वो सूख जाता है तो ऐसे से टूट जाता है, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन है। ये पुनः फिर अपने मिट्टी तो प्राप्त ही कर सकते हैं ना, पानी उड़ गया फिर से मिट्टी हमको मिल गया, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। नमक का पानी में घुलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। अगर हम नमक और पानी को घोलते हैं फिर पानी अगर वाष्प बना के उड़ा देते हैं तो नमक नीचे बैठ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना जो है ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के उदाहरण इसमें कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना। सेकंड है तांबे पर हरे रंग की परत बनना। थर्ड है लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि संक्षारण के उदाहरण क्या है। संक्षारण मतलब किसी लोहे का जो क्षरण होता है उसको ही संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं। जैसे वायु हो अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा जो धातु होते हैं वो धीरे धीरे क्षय होना शुरू कर देते हैं, इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। और लोहे पे जो जंग लगना होता है, या लोहे पे जो भूरे रंग की परत बनना, या तांबे पर हरे रंग की परत बनना, और सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ये सारे जो हैं आपके संक्षारण के ही एग्जाम्पल हैं। संक्षारण के ही एग्जाम्पल हैं। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, अगर सिल्वर को हम वायुमंडल की उपस्थिति में छोड़ देंगे तो वायुमंडल से क्रिया करके इस पर काले काले परत आ जाते हैं, तो ये भी आपके संक्षारण के उदाहरण हैं। और तांबे को अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उस पर भी हरे रंग की परत बन जाती है, ये भी संक्षारण है। लोहे पे तो आपने देखा ही होगा कि जंग लग जाती है, लोग कहते हैं इसी वजह से लोहे पर हम पेंट करके रखते हैं जिससे उस पर जंग ना लगे और उसका क्षरण ना हो। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। संक्षारण के उदाहरण आपके सभी हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, आम्ल के रूप में। तो आपको बताना है कि जल में जो ऊर्जा होती है वो जल अपघटन से जो ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में होती है। तो जल अपघटन क्या होता है। जल अपघटन वह प्रक्रिया होती है जिसमें लवण के आयन और जल के जो आयन या अणु जो होते हैं वो परस्पर संयोग करके अम्ल या क्षार का घोल बना लेते हैं, जिससे ऊर्जा जो होती है ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में। ओके, जिसमें लवण के आयन और जल के आयन आपस में सहयोग कर लेते हैं, उससे अम्लीय या क्षारीय जो घोल बनते हैं उससे हमें ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे आप नमक देखते हैं, नमक आपका हो गया और जल हो गया, उसको जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो आपका जो घोल बनता है उसको पीने से हमको ऊर्जा जो मिलती है वो ऊष्मा के रूप में मिलती है। वही आपका इसमें हो जाएगा ऊष्मा के रूप में, कि जिसमें लवण के आयन और जल के आयन परस्पर सहयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल जो बनाते हैं, इससे हमको ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको बताएं इनमें से कौन से परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। सेकंड है बर्फ का गलन।
थर्ड है दुग्ध अस्कंदन। कूट की सहायता से उत्तर देना है, केवल पहला, दूसरा, केवल तीसरा, 1 2 3 कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा है इसमें जो रासायनिक परिवर्तन है। अब तो आप लोग कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए आंसर बताइए। तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलन होता है और बर्फ़ का जो गलन होता है, ये सारी भौतिक प्रक्रिया है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखते हैं, इसका जो है हम इसमें से इसका क्रिस्टलन जब करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन अलग कर सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं। तो अगर तो आपका ऑप्शन ये तो राइट हो गया, सोडियम और क्लोरीन को हम अलग कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन यही कह रहा है। बर्फ़ का गलन, बर्फ़ जो होता है वो पिघल जाता है तो पुनः पानी के रूप में आ जाता है, फिर पानी को हम ठंडा कर देते हैं तो वो बर्फ़ के रूप में आ जाता है। तो ये आपका भौतिक क्रिया है। दुग्ध का अस्कंदन, दुग्ध का अस्कंदन मतलब दूध का जमना जो होता है, ये आपका जो है रासायनिक प्रक्रिया है। ओके, तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलन होता है, बर्फ़ का गलन होता है, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और बाष्पन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जिसमें दूध का अस्कंदन या लोहे में जंग लगना या दूध से दही बनना या कागज़ जलना जो है, ये सारी प्रक्रिया जो होती है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल तीसरा आपका सही हो जाएगा। दूध का अस्कंदन बनना जो है ये रासायनिक प्रक्रिया है। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलन है ये आपका भौतिक है, और बर्फ़ का गलन भी भौतिक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पास्तुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, पाश्चुरीकरण भी बोल सकते हैं, पाश्चुराइजेशन भी बोल सकते हैं, और या पास्तुरीकरण भी कह सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। सेकंड है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो पाश्चुरीकरण जो होता है ये द्रव या खाद्य सामग्री के संरक्षण की एक विधि है, और इस विधि की जो खोज है ये लुईस पाश्चर ने किया था, जिसकी इन्हीं के नाम पर ही हम इसका नामकरण जो कर दिए पाश्चुरीकरण कर दिए। इसमें क्या करते हैं, दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है, और इस प्रक्रिया को जो है ये पाश्चुरीकरण कहलाती है। और पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में जो दूध में जो उपस्थित हानिकारक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ये क्रिया जो होती है पाश्चुराइजेशन की क्रिया होती है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है अलवणीकरण समुद्री जल, सेकंड है प्रतिलोम पराशरण पेयजल, तीसरा है विकृतीकरण प्रोटीन, फोर्थ है पाश्चुरीकरण चाय। तो अब जल्दी से बताइए कौन सा इसमें आपका सुमेलित नहीं है। तो अलवणीकरण, समुद्री जल का अलवणीकरण करते हैं, मतलब उसमें से नमक निकाल देते हैं पानी में से, तो ये अलवणीकरण ये आपका राइट है। प्रतिलोम पराशरण क्या होता है कि जब किसी विलयन पर उसके पराशर दाब से अधिक का बाह्य दाब आरोपित कर दिया जाता है तो अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलयन के अणु का जो विलयन होता है वो शुद्ध विलायक में होने वाले प्रवाह जो होते हैं ये प्रतिलोम पराशरण कहलाता है, और ये पेयजल का होता है। तो आपका सेकंड भी राइट है। थर्ड है विकृतीकरण प्रोटीन। विकृतीकरण जो होती है जिसमें प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल अपनी मूल अवस्था में उपस्थित या चतुर्थ संरचना या तृतीयक संरचना या द्वितीयक संरचना को छोड़कर एक नई संरचना बना लेते हैं, ये विकृतीकरण कहलाते हैं। तो ये आपका प्रोटीन का ये राइट है। और फोर्थ है पाश्चुरीकरण चाय। तो आपका पाश्चुरीकरण चाय का नहीं होता है, पाश्चुरीकरण आपके दूध का होता है। पाश्चुरीकरण जो एक प्रक्रिया होती है जिसमें दूध का निर्जमीकरण या उनके जो रोगजनक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे यह जो होता है दूध पाश्चुरीकरण हो जाता है और लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया जो है ये लुईस पाश्चर ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। सेकंड है किसी विलयन में विलेयों के योग से इनका जल विभव बढ़ जाता है। तीसरा है किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। फोर्थ है जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन है जो सही नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है, किसी जल के विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। तो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक जो होता है वो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है तो वो क्वथनांक कहलाता है। तो आपका ये जो होता है ये आपका गलत है, क्योंकि जलीय विलयन का जो क्वथनांक होता है ये शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। आपको इसमें गलत बताना है कौन सा गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, पहला ऑप्शन बोला है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। तो ये बिल्कुल ही सही है। जो जलीय विलयन होता है या किसी चीज़ में अगर ये घोल बना होता है उसका जो उबलने वाला बिंदु होता है वो ज़्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत शुद्ध जल के। ओके, तो आपका पहला राइट हो गया। सेकंड है किसी विलयन में विलेयों के योग से उनका जल विभव बढ़ जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जल विभव क्या होता है? जल विभव जो होता है ये शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा एवं विलयन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के जो अंतर होते हैं वो जल विभव कहते हैं। तो किसी विलयन में विलेयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये आपका गलत है। तीसरा है किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है। तो ये आपका राइट है। किसी भी विलयन में जो जल का वाष्प दाब होता है वो शुद्ध जल की वाष्प दाब की तुलना में कम होता है, ये आपका राइट है। फोर्थ है जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने के लिए जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, ये भी आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये रॉन्ग हो गया है। जल में किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर जो उपस्थित विलेय अणु होते हैं वो जल के वाष्पन की दर को कम कर देते हैं और जिससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में जो वाष्प दाब की तुलना में निम्न हो जाता है और पराशर दाब जो होता है उसके द्वारा विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये रॉन्ग हो गया है, ये आपका रॉन्ग है, बाकी तीनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। सेकंड है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। तीसरा है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ऊंचाई की जगहों पर, मतलब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही तापमान पर पानी जो है उबलने लगता है। वहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचते उससे पहले ही पानी उबलने लगता है, वो क्यों होता है? तो ऊंचाई पर जाने पर जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो कम हो जाता है, जिससे जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण जो है ऊंचाई पर जाने पर खाना जो है देर से पकता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है? आपको बताना कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र है जो अभिव्यक्ति होता है। तो पहला ऑप्शन है गैस में द्रव, सेकंड है द्रव में ठोस, थर्ड है गैस में ठोस, फोर्थ है द्रव में द्रव। तो आपको बताना है इनमें से कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है, मतलब दिखाई पड़ता है। तो कोहरे में जलवाष्प का जो संघनन होता है वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में होता है, जिससे धरातल पर दृश्यता मतलब दिखाई देने की क्षमता कम हो जाती है और जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का जो तापमान होता है वो अशांक बिंदु तक पहुँच जाता है तो हवा ठंडी हो जाती है और तब उसमें जो उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है वो वायुमंडलीय धूल कण के चारों तरफ हो जाता है और ये संघनित जल की बूंदें जो होती है ये हल्की होकर हवा में लटकी रहती हैं और हवा के साथ ये स्थानांतरित होती रहती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। उशांक बिंदु क्या होता है? जिस तापमान पर जल वाष्प संघनित होकर जल रूप में बदल जाता है उसे हम उशांक बिंदु कहते हैं। तो आपका इसमें क्या हो गया, गैस में द्रव का मिश्रण हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। पहला ऑप्शन बढ़ जाता है, सेकंड ऑप्शन घट जाता है, थर्ड वही रहता है, फोर्थ कोई संबंध नहीं है। आपको बताना है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है।
तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जल में किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित जो विलेय अणु होते हैं वो जल के वाष्पन की दर को कम कर देते हैं, जिससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न हो जाता है। और पराशर दाब जो होता है उसके द्वारा विलयन में विलेय का प्रवेश रोका जा सकता है। तो आपका जो अशुद्धि वाला जो जल होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब अशुद्धि मिला जो जल होता है उसको उबलने के लिए ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा क्वथनांक की ज़रूरत होती है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो ज़्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। और विलयन क्या होता है, जब कोई दो पदार्थ आपस में घोल के रूप में हो जाते हैं तो विलयन कहलाते हैं। और विलेय जो होते हैं, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वो विलेय कहलाता है, और जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है वो विलेय कहलाता है। जैसे चीनी में पानी को अगर हम घोलते हैं तो चीनी आपका विलेय हो जाएगा, पानी जो होगा विलायक हो जाएगा, और चीनी पानी का जो घोल बनेगा वो विलयन कहलाएगा। तो आप लोग विलेय और विलायक समझ गए होंगे कि क्या है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। आपको बताना है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में हम मिला देते हैं और एक असंतृप्त घोल तैयार करते हैं तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है आपका। तो यदि हम 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुल जाएगी, और इससे चीनी की घुलना जो चीनी होता है उसके घुलने की संभावना और भी रहती है, क्योंकि विलयन असंतृप्त मतलब जो संतुष्ट ना हुआ हो, और संतृप्त मतलब जो संतुष्ट हो गया हो। तो जो संतृप्त विलयन होता है उसमें हम चीनी पानी जब डालते हैं तो वो एक निश्चित अवस्था तक ही घुलता है, उसके बाद उसकी घुलने की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है, वो घुलना बंद कर देते हैं, तो वो संतृप्त विलयन हो गया। असंतृप्त विलयन जिसमें वो घुलने की प्रक्रिया होती रहे और वो संतुष्ट ना हो, वो आपका असंतृप्त विलयन हो जाता है। तो ये जो है विलयन असंतृप्त होती है, इस प्रक्रिया में विलयन की जो सांद्रता और घनत्व है बढ़ जाता है, लेकिन आयतन जो है ये आपका सेम टू सेम बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। आपका आयतन जो है नहीं बदलेगा। यदि हम 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करें तो उसमें भौतिक राशि जो है आयतन आपका परिवर्तित नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पराशर के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। सेकंड है प्रतिलोम पराशर में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, कमेंट कीजिए। तो पहला बोल रहा है कि पराशर के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। तो आपको मैंने बताया कि विलायक क्या होते हैं। विलायक वो होते हैं, जैसे हम पानी और चीनी का घोल बनाते हैं तो पानी जो होता है वो विलायक होता है। विलायक जिस द्रव में हम किसी पदार्थ को घुलाते हैं या घुलता है वो विलायक कहलाता है, और जो पदार्थ घुलता है वो विलेय कहलाता है। तो आपका पानी जो है विलायक हो गया और चीनी जो है विलेय हो गया। और सांद्र घोल क्या होता है, और जैसे मान लीजिए हम चीनी ज़्यादा कर दें और पानी कम कर दें तो उसमें चीनी की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, वो पानी जो है थोड़ा गाढ़ा या सांद्र होगा तो उसको हम सांद्र घोल कह सकते हैं। और यदि हम चीनी की मात्रा कम कर दें, पानी ज़्यादा कर दें तो वो पतला एकदम रहेगा, तो वो तनु घोल हो जाएगा। तो आप लोग विलायक, विलेय और सांद्र घोल और तनु घोल के बारे में समझ गए होंगे। तो पराशर की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी विलायक में जो प्रवाह होता है या प्रसरण जो होता है ये तनु विलयन से सांद्र विलयन की होता है, मतलब हल्के से डार्क की तरफ जाता है। और प्रतिलोम पराशर में जो होता है ये बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है, और सांद्र विलयन पर जब बाह्य दाब लगाया जाता है तो उसमें उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के अणु और आयन जो होते हैं वो विलयन से पृथक कर दिए जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ है, ना तो एक ना तो दो, दोनों आपका गलत हो जाएगा। दोनों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है पराशर में प्रक्रम में जो विलायक होता है वो सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ये उल्टा कर दिया, सांद्र घोल से नहीं तनु घोल से सांद्र की ओर जाता है, ये आपका गलत हो गया।
और सेकंड में कह रहा है प्रतिलोम पराश्रय में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, तो आपका इसमें जो है आपका ये भी गलत हो गया, तनु घोल पे नहीं सांद्र घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। प्रतिलोम पराश्रय जो होता है उसमें सांद्र घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, और पहले में जो था पराशरण के जो प्रक्रम होते हैं उसमें सांद्र घोल से नहीं तनु घोल से सांद्र घोल की ओर जाते हैं। तो आपका दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया, ना तो एक ना तो दो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए करते हैं? रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आचरण में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो आपको बताना कि क्रोमैटोग्राफी जो तकनीक है उसका प्रयोग किस चीज़ के लिए हम करते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी जो होता है ये रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए एक रासायनिक तकनीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। एक मिश्रण से जो पदार्थ को अलग करने की तकनीक है ये आपका क्रोमैटोग्राफी की अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो ठोस कपूर होता है उससे ये वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोग बचपन से इसके बारे में पढ़ते हैं कि कपूर का ठोस से सीधे वाष्प में बदलना क्रिया क्या कहलाती है। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में नहीं आते हैं, डायरेक्ट वाष्प अवस्था में आ जाते हैं, और फिर यदि हम उसको ठंडा कर लेते हैं तो फिर पुनः वह सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। और ये जो सारी प्रक्रिया होती है उसे हम इसमें जो पदार्थ होते हैं उसको हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और ये जो क्रिया होती है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसमें आपका कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड ये सब सारे पदार्थ जो हैं इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है वो आपका ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आपको बताना कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आशवन, सेकंड ऑप्शन है आपका ऊर्ध्वपातन, थर्ड ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक नहीं है। तो आसवन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रायः तरल अशुद्धियों से शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। वो जो लिक्विड अशुद्धि होती है उसको शुद्धिकरण के लिए आसवन की विधि करते हैं। जैसे हम नमक और पानी का घोल रहता है तो उसमें से हम उसको पानी वाष्प बना के उड़ा लेते हैं और नमक नीचे बैठ जाता है, ऐसे चीनी पानी के घोल में भी करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है आसवन प्रक्रिया होती है। इसमें तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, और लेकिन जो ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण का जो उपयोग होता है ये ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। आसवन की जो प्रक्रिया है ये आपका ठोस अशुद्धियों के लिए नहीं किया जाता, ये तरल अशुद्धियों के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किनके द्वारा अलग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन ऊर्ध्वपातन, सेकंड है आशवन, थर्ड है क्रोमैटोग्राफी, फोर्थ है आंशिक आशवन। तो आपको बताना है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो आप इसको कॉमन सेंस से बता सकते हैं। अभी मैंने बताया कि ठोस को अलग करने के लिए कौन सी क्रिया है और तरल अशुद्धियों को शुद्ध करने की कौन सी प्रक्रिया है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो नेफ्थलीन जो है ये ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, और रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन जो प्रक्रिया होती है ये कोई ठोस पदार्थ जो होते हैं वो सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, वो द्रव में ना बदल के सीधे डायरेक्ट वो वाष्प में ही बदलते हैं। तो ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है ये रेत से नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। रेत को और नेफ्थलीन जो है ये ठोस अवस्था से डायरेक्ट वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। आपका रेत जो है बच जाता है, तो इससे हम इसको अलग कर लेते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस प्रक्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन ऊर्ध्वपातन, सेकंड वाष्पीकरण, थर्ड है विसरण, फोर्थ है विकिरण। तो आपको बताना है कि कोई भी वस्तु है उसके अगर हम सैंपल को या नमूने को हवा में रख देते हैं तो वो कुछ समय बाद एकदम वो जैसे ठोस अवस्था में है तो वो द्रव अवस्था में ना बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको तो आप लोग बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि आप लोग को तो मैंने बता ही दिया डिटेल में।
तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, या वाष्प जो है बिना तरल अवस्था में आए सीधे ठोस में बदल जाता है, ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है इत्यादि इस तरह के पदार्थ हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। पहला ऑप्शन ऊर्ध्वपातन, सेकंड है संघनन, थर्ड है बाष्पन, फोर्थ है उबलना। तो आपको बताना है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, संघनन, बाष्पन, उबलना। तो इसके में तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से इसका आंसर दे दें। क्या हो सकता है जो सीधे ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाए, ना कि तरल अवस्था में बदले। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो क्रिया होती है, इसमें कोई पदार्थ जो है ठोस से सीधे वो वाष्प अवस्था में बदलता है, ना कि तरल अवस्था में। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। किस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। आपको बताना है कि किस तापमान पर ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाता है, वह क्या कहलाता है। गलनांक, क्वथनांक, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। किसी तापमान पर जो ठोस है पिघल कर द्रव बन जाता है, जैसे मान लीजिए हम ठोस बर्फ़ ले लेते हैं और वह जब पिघल के जल के रूप में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है। गलनांक, क्वथनांक, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। इसको भी मैंने पढ़ाते समय बीच में ही डिस्कस कर दिया है कि क्वथनांक क्या है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने तो आंसर ही आपको बता दिया कि क्वथनांक क्या है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो क्वथनांक कहलाता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। और जल के लिए जो क्वथनांक होता है, जल के लिए जो यह तापमान होता है वो 373 केल्विन होता है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पर जल जो है आपका उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 373 केल्विन पर जल आपका उबलने लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। धातु के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। आपको बताना है धातु या मेटल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन, ये ताप एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। सेकंड है ये आघात वर्धनीय होती हैं। और थर्ड है एक व दो, दोनों। फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो धातु के बारे में बताना। धातु जो होता है ये ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, ये आपका सही है। सुचालक जो होते हैं जिसमें ऊर्जा का प्रवाह आसानी से हो जाए वो सुचालक होते हैं। तो ये ताप भी इस पर असर करता है और विद्युत भी इसमें अच्छी तरीके से प्रवाहित होती रहती है। तो आपका धातु ये पहला सही हो गया। दूसरा है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय होता है जिसे हम पीट कर पतले चादर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पीट कर हम पतले चादर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आघात वर्धनीय हो जाएगा। और ये देखिए धातु जो होता है ये तन्य भी होता है। तन्य मतलब इसको तार के रूप में खींच के लंबा कर सकते हैं, पतले रूप में कर सकते हैं। और इस पर जो हम चोट करते हैं तो इसमें आवाज़ आती है, घंटी बजने की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये, और इसमें जो धातु के एग्जाम्पल हैं वो आपके सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पोटेशियम, ये सारे चीज़ जो है ये सारे आपके धातु हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो, दोनों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अधातु के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। अधातु के संबंध में बताना है जो आपका धातु ना हो। पहला ऑप्शन है ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। सेकंड है यह चमकीली और आघात वर्धनीय होती हैं। थर्ड है एक व दो, दोनों। फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अधातु जो होती हैं उसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जैसे ये विभिन्न रंगों की होती हैं और ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, इसमें ताप का भी असर नहीं पड़ता और विद्युत का भी इसमें संचालन नहीं होता है। जैसे आप लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी में देखिए कोई भी आपका उष्मा नहीं होती, उसमें आपको लाइट भी नहीं लगता है, करंट भी नहीं मारता, तो ये आपका कुचालक हो जाती हैं। और सेकंड है ये चमकीली और आघात वर्धनीय होती हैं। चमकीली और आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब ये इनको हम पीट के लंबा चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं और चमकीली भी नहीं होती हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सारी जो हैं आपकी धातु हैं। तो आपका ऑप्शन केवल पहला आपका सही हो जाएगा, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन।
कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? कुछ तत्व हैं जो धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु, अधातु, उपधातु, प्रयुक्त सभी। तो इसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। जो तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे आपके उपधातु कहलाते हैं, वे आपके उपधातु कहलाते हैं। और उपधातु में है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे जो हैं आपके उपधातु हैं। इसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको नई नई जानकारियाँ भी मिली होंगी और आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये इसमें जो क्वेश्चन है कुछ आईएएस में आए हुए हैं, कुछ छोटे एग्जाम्स में आए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको ध्यान से देखा करें और नोट्स ज़रूर किया करें। जो आप लोग को ना समझ में आए उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछें कि कौन से आपके क्वेश्चन में डाउट है। मैं आपका सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगी और अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।